नमस्कार, मेरा नाम नितिन खन्ना है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप किसी एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन के ऑर्डर से परेशान हैं, जो स्टे आपको बिना सुने ही आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया गया था और जो एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड हो ही नहीं रही है, उस एप्लीकेशन पे जो प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट फाइल करी थी वो अभी तक बहुत समय के बावजूद बिना किसी कारणों से वो फाइनली डिसाइड हो ही नहीं रही है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको ये वीडियो आज लास्ट तक देखना चाहिए। जब भी आप कोई सिविल सूट फाइल करते हैं, जैसे कि परमानेंट इंजंक्शन का, पार्टीशन का, पोजेशन का, तो ज़्यादातर आप लोग एक एप्लीकेशन ज़रूर लगाते होंगे जो कि है टेम्परेरी इंजंक्शन की, जिसे आम भाषा में स्टे की एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप एप्लीकेशंस कब लगाते हैं? या आप एप्लीकेशंस तब लगाते हैं जब आपको लगता है कि आपके मकान पे कोई और कब्जा कर रहा है, या आप उसको कब्जा करने से रोकने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, या आपको लगता है कि पड़ोसी आपका मकान बना रहा है, आपका मकान को डैमेज हो रहा है, टूट सकता है, आपका मकान गिर सकता है, तो भी आप एक स्टे की एप्लीकेशन लगा देते हैं। तीसरी चीज़, या आपको लगता है कि आपका मकान कोई और ना बेच दे, तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा के एक स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं। ये स्टे की एप्लीकेशन को लीगल वे के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन भी कहा जाता है। अब ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि प्लेंटिफ जब अपना सूट फाइल करता है तो पहली ही डेट पे ये प्रेयर करता है कि मेरे को एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए इंटरिम। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इनका प्राइमा फेसाई केस बनता है, तो कोर्ट एक्स पार्टी स्टे यानी एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन अगली डेट तक यूजुअली ग्रांट कर देती है। अब कई बार ऐसा होता है कि पहली डेट ही 2 से 2.5 महीने की पड़ती है। अब सोचिए, आप डिफेंडेंट हैं और आपको बिना सुने ही पहली डेट पे आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है और आपके लिए पहली डेट ही 2 से 2.5 महीने बाद आएगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी की स्थिति हो जाती है जिसमें आप कुछ कर नहीं पाते। अब ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक के ऑर्डर्स होते हैं, वो अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं होते, इसलिए भी आपको 2 से 2.5 महीने वेट करना ही पड़ता है। अब यदि आप डिफेंडेंट हैं, आपको लगता है आपके कागज बहुत स्ट्रांग हैं, आपका पक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यदि उस एप्लीकेशन पे हियरिंग हो और फाइनली वो एप्लीकेशन डिसाइड हो, तो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, वो स्टे वैकेट हो जाएगा, वो स्टे ऑर्डर कंटिन्यू नहीं होगा। तब भी आपको उस डेट का इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो आज की ये जो जजमेंट है वो आप ही के लिए है। आइए देखते हैं पहले जजमेंट से पहले वो एक रेलिवेंट सेक्शन जो कि है ऑर्डर 39 का रूल 3A। Order 39 Rule 3A CPC. Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted, and where it is unable to do so, it shall record its reasons for such inability. अब इस सीपीसी के प्रोविजन के हिसाब से जहां एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन हो गया है, पास हो गया है ऑर्डर, वहां एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर डिसाइड होनी ही चाहिए। एक चीज और देखते हैं, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। Article 141 of the Constitution of India. It says, the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. अब आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता है वो लोअर कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। लोअर कोर्ट बाउंड है उस जजमेंट से। अब आज की सबसे जरूरी बात, ये जजमेंट। आइए पहले देखते हैं ये जजमेंट कहती क्या है। AIR 2000 Supreme Court 3032 A. Venkata Subbiah Naidu versus S. Chilappan and others. Order 39 Rule 3A Ex parte interim injunction. Period of injunction not restricted to 30 days. Court nonetheless legally obliged to pass final orders within 30 days. Failure of court to finally dispose of application of injunction within 30 days
aggrieved party has right of appeal, pendency of application for grant or vacation of temporary injunction notwithstanding. In such appeal, if preferred, the appellate court shall be obliged to entertain the appeal and further to take note of the omission of the subordinate court in complying with the provisions of Rule 3A. In appropriate cases, the appellate court, apart from granting or vacating or modifying the order of such injunction, may suggest suitable action against the erring judicial officer, including recommendations to take steps for making adverse entry in his ACR. Failure to decide the application or vacate the ex parte temporary injunction shall, for the purposes of appeal, be deemed to be the final order passed on the application for temporary injunction on the date of expiry of 30 days mentioned in the rule. अब इस जजमेंट के हिसाब से यदि चलें तो कोर्ट को 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड करनी ही पड़ेगी इन सर्कमस्टांसिस में। और सबसे ज़रूरी बात, इस जजमेंट के अंदर ये तक लिखा है कि अगर कोई जुडिशल ऑफिसर 30 डेज के अंदर फाइनली डिसाइड करने में एप्लीकेशन चूक जाता है तो यहाँ तक कहा गया है कि रिकमेंड किया जाए कि उनकी ACR में एडवर्स एंट्री तक की जाए। अब मेरा ये जजमेंट आपको दिखाने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि जजेस की ACR में एडवर्स एंट्री की जाए, क्योंकि वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल सीट है। जजेस बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें उनके वर्कलोड का प्रेशर नहीं पता। तो मेरा ये पर्पस सिर्फ जजमेंट दिखाने का इतना ही है कि इन सर्कमस्टांसिस के अंदर 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड कर दी जानी चाहिए एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब भी आपको टाइम मिले ये जजमेंट आप ज़रूर पढ़ें, अपने हिसाब से समझें और जहां हो सके वहां अपने हिसाब से यूज करें। मैं ये जजमेंट पूरी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, और अगर मैं बहुत लंबा कर दूंगा तो आपको देखने में भी परेशानी होगी। पूरी जजमेंट ये एक वीडियो में नहीं पढ़ी जा सकती, पर इस जजमेंट को आप अपने हिसाब से पढ़ें, समझें और जहां को लगे ये जजमेंट यूज करी जा सकती है वहां आप ये जजमेंट यूज करें। तो आज का मेरा ये वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।